हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं और नवरात्रि का पावन पर्व बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज बेहतरीन तरीके से इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। एमसीक्यूज जो कि पीटी एग्जाम के लिए वैल्यूएबल ये क्वेश्चन है और टॉप 20 क्वेश्चन जो कि मैं आपको देता हूं, उस क्वेश्चन को भी अटेंड करिएगा। देख सकते हैं पीटी एग्जाम के लिए, पेट के एग्जाम के लिए आप वैल्यूएबल हैं। आरओ को जिसका एग्जाम है वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकता है। जिसका एग्जाम वीडियो का है वो भी अटेंड कर सकता है। जिसका बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का जिसका पेपर है वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकता है। सुपर टेट एसएससी यानी कि जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यूज है व्याख्यात्मक हल के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी का जो पेपर हुआ है उसमें हूबहू क्वेश्चन छप के आए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन इससे बाहर एक भी नहीं आया, ठीक है ना। और उसी तरह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके पेट के एग्जाम में भी जो क्वेश्चन हो वो बेहतर से बेहतर आप कर पाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ होंगे। आप देख सकते हैं महाबचत ऑफर चल रहा है यूजीसी नेट की। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं बिल्कुल 999 रुपए इसकी मात्र फीस रखी गई है। इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो मॉक टेस्ट जो कि अब इस समय 249 रुपए की है और इसके साथ साथ पेट मॉक टेस्ट आपके 249 रुपए। इन दोनों में अगर एडमिशन लेना हो तो बिल्कुल एडमिशन आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और हिंदी इंडिविजुअल जो कि 999 रुपए फीस है, इसको नितिन सर आपको पढ़ाएंगे। पेट हिंदी की बात करेंगे 199 रुपए में है। अगर इस सब बैच में आपको ज्वाइन होना है तो करिए डाउनलोड ऐप श्री 91 का और जुड़ जाइए जल्दी से, ठीक है। तो इसके साथ साथ महाबचत ऑफर आपका चल रहा है, नवरात्रि स्पेशल ऑफर। संपूर्ण अध्ययन सामग्री और प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 350 रुपए में आपको दिए जा रहे हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जल्दी से जल्दी इस बुक को अपने ऑर्डर करिए और अपने घर मंगाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं डेली यूट्यूब शेड्यूल का कि डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी 8 बजे चलती है। 9 बजे आपको इंडियन पॉलिटी क्लास चलती है। जीके जीएस क्लास आपकी 10 बजे चलती है। रीजनिंग क्लास आपकी 12 बजे चलती है और ज्योग्राफी क्लास आपकी 1 बजे, मैथ की क्लास आपकी 3 बजे, साइंस की क्लास 6 बजे, संस्कृत क्लास आपकी 7 बजे, 8 बजे आपकी सामान्य हिंदी, करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन की क्लास चलती है। इन सब क्लासों को आप अटेंड कर सकते हैं जो कि नितिन सर आपको बेहतरीन तरीके से चीजों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यह कह रहा है अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान किया गया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों का, ठीक है। तो चलिए बेहतरीन तरीके से क्लास को अटेंड करिए और बताइए। यह कह रहा है अल्पसंख्यक आयोग को जो संवैधानिक मान्यता आपका कब प्रदान किया गया। 1989 में, 1990 में, 1991 में या आपका 1992 में। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसकी बात करेंगे, ये कह रहा कब मान्यता कब प्रदान किया गया। मान्यता वाली अगर बात करेगा तो मान्यता हम कब बताएंगे। 1992 में आपका मान्यता प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1992 में मान्यता प्रदान किया गया था। लेकिन ये आपका लागू कब हुआ था? ये 1993 में, 1993 में क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भाई? 1993 में, 1993 में लागू हुआ था। 1993 में लागू हुआ था, ठीक है। इसको आप याद कर लेना, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम में है। तो देखिएगा, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान किया गया? 1992 में। लेकिन 93 में क्या हुआ है? आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुआ। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुआ है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करने चल रहे हैं। तो जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसकी स्थापना की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1993, 1993 में क्या हुआ है? ये आपकी स्थापना हुआ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का, ठीक है। अब देखो, बात आती है अल्पसंख्यक की। अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 2 है। याद आ रहा है कुछ? अल्पसंख्यकों के लिए 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और 30। ये दोनों अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल दिए गए हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 29 और 30 किसके लिए भैया? आपका अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल दिया गया। किसके लिए मेरे प्यारे भाई? अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल आपका दिया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए ऑर्डर दिया गया है। यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए आपका ये आर्टिकल्स यानी कि प्रावधान आपका किया गया है आर्टिकल 29 और 30। और जो आर्टिकल 29 और 30 है संविधान के किस भाग में है? ये आप याद करना, संविधान के किस भाग में भैया? तो भाग 3 में है। किस में भैया? भाग 3, ठीक है।
संविधान के भाग 3 में किसकी बात करता है? अल्पसंख्यकों के लिए। और ये क्या है आपका फंडामेंटल राइट आपका दिया गया है भाग 3 में, आर्टिकल 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। और ये आपका लिया कहां से गया भाई? ये आपका अमेरिका से लिया गया। कहां से? अमेरिका से ये आपका लिया गया है क्या? मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन बन गए, मजा आया। तो ऐसे ही धुआंधार तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे ना तो सभी एग्जामों में बेहतर से बेहतर करेंगे। और पेट के एग्जाम को तो पूछिए मत, ऊपर से ही कर डालेंगे। ठीक है ना, ऊपर से टिक लगा लोगे देखते ही। ठीक है, चले आगे। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे ही लग रही है, नॉन स्टॉप तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपसे क्या कह रहा है आपका, संचित निधि में धन का प्रवाह किस स्रोत से होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा आपका कि संचित निधि में जो धन का प्रवाह है वो किस स्रोत से होता है? तो राजस्व से होता है, नए ऋण से होता है, ऋणों की वापसी से होता है, या आपका उपरोक्त सभी। कह रहा है संचित निधि में धन का प्रवाह किस स्रोत से होता है? बेहतरीन तरीके से सोच के समझ के क्वेश्चन को बताइएगा, आपका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, ये देखिए अगर हम थोड़ा सा धन का प्रवाह की बात करेंगे, राजस्व की बात करेंगे, नए ऋण की बात करेंगे, या नए ऋण की वापसी। ठीक है ना, उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। तो आपको बिल्कुल पता है जो संचित निधि यानी कि आर्टिकल 266(3) में भारत का संचित निधि का यह निधि है। ठीक है ना, आर्टिकल 266(3) में भारत का जो संचित निधि है, भारत का जो संचित निधि है, भारत का संचित निधि की बात कर रहा। ठीक है, तो आप याद करना आर्टिकल 266(3) में भारत का संचित निधि यानी कि वह निधि है जिसे भारत सरकार को प्राप्त राजस्व उसको द्वारा लिया गया उधार जमा किया जाता है। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल याद रखते हैं भारत के संचित निधि क्या है? जिसमें राजस्व, प्राप्त राजस्व, नए ऋण और ऋणों की वापसी के कार्य आपके किए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो आर्टिकल 266(3) में प्रावधान आपका किया गया है। ये भी क्या क्वेश्चन आप याद कर लेना, आर्टिकल आपसे पूछ सकते हैं भाई, आर्टिकल 266। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपने पुट अप कर सकते हैं सभी प्यारे स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? करा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका कहां अवस्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपका कहां अवस्थित है भैया? न्यूयॉर्क में है, हेग में है, जेनेवा में है, या आपका पेरिस में है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपका कहां पर अवस्थित है, इसको आप देख सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वो आपका कहां पर है भैया? ये आपका नीदरलैंड के हेग में है। बहुत ही बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भैया देगा, 101% देगा। बेहतरीन तरीके से हमारे साथ लगे रहिए, बस नॉन स्टॉप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आपका कहां पर भैया? नीदरलैंड है। कहां पर? नीदरलैंड, यानी किसकी बात कर रहा है? ये नीदरलैंड है। ठीक है, नीदरलैंड, और नीदरलैंड के कहां पर भैया? नीदरलैंड की बात कर रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका कहां पर अवस्थित है? नीदरलैंड के हेग में आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र द्वारा 18 अप्रैल 1946 को क्या हुआ था? यानी कि इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है ना, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात कराए, इंटरनेशनल न्यायालय की बात। ठीक है ना, तो आप याद करना इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, एक है भैया इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में कब हुआ था भैया? 18 अप्रैल 1946 को। ठीक है, 18 अप्रैल 1946, ये 18 अप्रैल 1946 ये आप याद रखना। और 18 अप्रैल 1946 को संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र में क्या किया गया था? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यानी कि स्थापना आपका किया गया था। ठीक है, अब देखिए न्यायालय के प्रशासन व्यय के भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर आपका है। जो न्यायालय का व्यय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो व्यय है, इसका भार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। ठीक है ना, न्यायालय का व्यय, ये पॉइंट आप ध्यान समझिएगा। न्यायालय का व्यय जो है, न्यायालय का व्यय संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। ठीक है, तो बिल्कुल आप याद कर सकते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करेगा? न्यायालय का व्यय करेगा। ठीक है ना, तो न्यायालय का जो व्यय है वो क्या करेगा भैया? यानी कि न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार। ठीक है, न्यायालय का प्रशासन ऐसे लिखिएगा,
न्यायालय के प्रशासन, ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा सही लिख देता हूं मैं, न्यायालय का व्यय प्रशासन का भार, ठीक है, न्यायालय का व्यय और प्रशासन का भार, प्रशासन का भार वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर है ना, किस पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर, ये भी आप लिखिएगा, किस पर है भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर है, ठीक है, ये आप याद रखना। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुटअप कर सकता है। पीटी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, तो बिल्कुल इसको आप सभी लोग अटेंड करिए, जब तक आपका पीटी का एग्जाम नहीं हो जाता है, तो बिल्कुल आप याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हाँ ठीक है, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, कि किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं, तो बिल्कुल बताइए भैया कब शामिल आपके किए गए हैं, ये मतलब शामिल किए गए बताइए आपका 1950 में, 1952 में, 1976 में, या आपका 1966 में, ठीक है ना। किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान के प्रस्तावना में आपके शामिल किए गए थे, तो बिल्कुल आपको पता होगा भाई, रट गया होगा, ठीक है ना। कौन सा है भैया आपका 1976, कौन सा है 1976 की बात करें, 1976 में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान के प्रस्तावना में आपका जोड़ा गया है, ठीक है ना, प्रस्तावना में आपका जोड़ा गया है। ये भी क्वेश्चन को क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। हाँ तो देखिए किसकी बात करें, प्रस्तावना की बात, ठीक है ना। तो प्रस्तावना में आपके शामिल किए गए, कब शामिल किए भैया 1976 में। तो कौन कौन शब्द आपका है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता है, ठीक है। अब देखो जैसे प्रस्तावना की बात कर दी तो कौन सा संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, एक संशोधन है, ये भी आप याद रखना। वो संशोधन कौन सा भैया आपका है, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है भैया, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो जो 42वां संविधान संशोधन है, और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत कब क्या किया गया था आपका, यानी कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द को इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। अब ये बातें आपकी क्लियर हो गई। देखिए प्रस्तावना की बात आती है, तो प्रस्तावना में एक वाद आया था 1960 यानी कि 1960 की बात है। 1960 में एक बेरुवारी वाद आया था, मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया हूं मैं। 1960 में आया था क्या, बेरुवारी वाद, ठीक है। क्या नाम है इसका, बेरुवारी वाद। और बेरुवारी वाद आपका कब आया था भैया, ये आपका 1960 में आया था। अच्छा बताओ बेरुवारी वाद में क्या कहा गया था, कल मैंने आपको बताया था और याद होना चाहिए भाई, ठीक है। तो बेरुवारी वाद में क्या कहा गया था कि न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का भाग नहीं माना जाएगा। ये आप याद रखिएगा, क्या कह रहे भैया, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का भाग नहीं माना जाएगा, लेकिन इसे संविधान का भाग नहीं माना जाएगा, संविधान का भाग नहीं माना जाएगा, ठीक है, नहीं माना जाएगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा, बेहतर तरीके से इसको करिएगा, ठीक है। तो देखिए जो 1960 में बेरुवारी वाद में क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का भाग जो है नहीं माना जाएगा। कहा क्या, किससे कहा गया, बेरुवारी वाद में। अच्छा एक चीज बताओ, केशवानंद भारतीवाद में क्या किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। केशवानंद भारतीवाद ये 1973 में आया था। ये इस वाद में कहा गया, न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, लेकिन यह संविधान का भाग है, ठीक है। ये केशवानंद भारतीवाद में एक वाद और लिख लीजिए, जिसको हम कहते हैं क्या, केशवानंद भारतीवाद है, ठीक है। क्या नाम है इसका, केशवानंद भारतीवाद। ये भी आप याद कर लेना, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद। तो केशवानंद को आप लोग जानते होंगे, कल मैंने इसको बढ़ाया था। और जो केशवानंद भारतीवाद है, ये आपका वाद हुआ कब था,
केशवानंद भारतीवाद, ये भी आपको पता है 1973 में, ठीक है ना, 1973 में केशवानंदवाद में न्यायालय ने, कौन भैया, न्यायालय, ऐसे मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। न्यायालय क्या कहता है, न्यायालय कहता है कि भाई न्यायालय ने कहा यद्यपि जो प्रस्तावना है ये न्याय योग्य नहीं है, समझ रहे ना, जो प्रस्तावना है ये न्याय योग्य नहीं है, लेकिन यह संविधान का क्या है, भाग है, पार्ट है। ये कौन सा, किस वाद में आपका कहा गया था बात, ये बात आपके केशवानंद भारतीवाद में जो आपका हुआ था, कब, 1973 में आपका हुआ था। और न्याय करते समय न्यायाधीश यदि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तो वो आपका प्रस्तावना का सहारा ले सकता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब समझते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब समझते हैं, तो देखिए मैं आपको किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब बताऊं, यानी कि जो अगर सोचने समझने की क्षमता अगर खत्म हो जाए, ठीक ना, सोचने समझने की क्षमता अगर खत्म हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, किसी सहारा लेना पड़ेगा, यानी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, ठीक है ना। तो ये अगर सहारा किसी से लेना पड़े तो आप किससे सहारा लेंगे भैया, प्रस्तावना का आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई निर्णय करने में आपको परेशानी होती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता आपका कम काम करती है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रस्तावना का सहारा आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था। तो ये क्वेश्चन को आप याद रखना भाई, ये 1976 में आपका समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और एकता अखंडता जोड़े। देखो मैं इसको डिटेल में करता जाऊंगा तो ये 2 घंटे बीत जाएगा, लेकिन ये टॉपिक आपका प्रस्तावना खत्म नहीं होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जितने कंटेंट बताता जाऊंगा उतना ही कम है। लेकिन आपका एग्जाम है तो एग्जाम वैल्यूएबल क्वेश्चन आप पढ़िए जो आपके एग्जाम में आ जाए, पेट एग्जाम में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी यूपी त्रिपल पीटी एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं, यूपी त्रिपल पेट एग्जाम के लिए 15 मॉक टेस्ट की शुरुआत हो गई है, 25 आपके सेक्शनल टेस्ट भी आपके कराए जा रहे हैं, 15 मॉक टेस्ट, 25 सेक्शनल टेस्ट और 3000 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज, वीडियो सॉल्यूशन, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपका चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर यानी कि 7007734525 या 9455069119 पर आप क्या करिए, कांटेक्ट करके आप इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, नया बैच आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए, कह रहा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो कह रहा कौन सा भाग भैया नागरिकता से संबंधित है, बताओ, भाग 6 है, भाग 2 है, या भाग 8 है, या आपका भाग 11 है, बताओ भैया क्या हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल पता है संविधान कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है, मैंने जोर जोर से आपको बताया है और कई बार बताया और उम्मीद है आपको याद होगा। ये क्या भाग हो जाएगा भैया, भाग 2, और भाग 2 किसकी बात करता है, ये नागरिकता की बात करता है, किसकी भैया बात करता है, नागरिकता की बात करता है। अब देखो जो नागरिकता है, नागरिकता, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं बता दूं, ठीक है। जो नागरिकता है आर्टिकल 5 से 11 तक आपका नागरिकता का प्रावधान किया गया, किसका भैया, नागरिकता का प्रावधान कब, यानी कि आर्टिकल कितने से कितने तक आपका किया गया है, 5 से 11 तक जो है आपका नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना, 5 से 11 तक, एक तरफ से लिखूंगा जिससे कि कंटेंट अच्छा लिख पाऊं मैं, आर्टिकल 5 से 11 और भाग 2, ठीक है, भाग 2 ये किसकी बात करता है, ये नागरिकता की आपकी बात करता है, किसका, नागरिकता का, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए अगर नागरिकता की भैया बात आ गई, नागरिकता के बारे में और क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जान लीजिए, क्योंकि नागरिकता से देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो नागरिकता कैसे आपके समाप्त होगी, क्या क्या होते हैं इसमें प्रावधान, इसके बारे में ये चीजें मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखिए जो नागरिकता है, नागरिकता, नागरिकता कौन होता है, भारत का नागरिक है, लेकिन अगर पूछेगा भारत का नागरिक है, ठीक है ना, आप कहेंगे सर मुझे 2 नागरिकता प्राप्त है, द्वि नागरिकता, 2 नागरिकता नहीं होती है, 2 नागरिकता नहीं है, एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का क्या किया गया है, आपका प्रावधान आपका किया गया है, कौन सी नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान आपके किया गया है, ठीक है। अब देखिए एकल नागरिकता का प्रावधान तो किया गया, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में भी एक अपना अलग स्टेट में मुझे अलग नागरिकता नहीं, नागरिकता एक है, लेकिन निवासी आप कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, चाहे जहाँ के हो, जिस स्टेट को भी हो, लेकिन आप निवासी आप यानी कि एक सपोज दैट उत्तर प्रदेश, बिहार, चाहे जहाँ के हो, निवासी हैं आप, ठीक है, लेकिन
नागरिकता आपको कहाँ की प्राप्त है, भारत की नागरिकता प्राप्त है। ये भी आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा मैं आपको कुछ आर्टिकल्स में इससे संबंधित बता देता हूँ। एक आर्टिकल्स याद कर लेना, आर्टिकल 5, ठीक है ना। कौन सा है आर्टिकल, आर्टिकल 5 की हम बात करने चल रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 5 क्या कहता है इसको आप समझिएगा। जो आपका आर्टिकल 5 है ये कहता है जो भारत में जन्मा हो और जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, जो भारत में जन्मे हो, जो भारत में जन्मे हो, जो भारत में जन्मे हो और जिसके माता पिता, और जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, ठीक है ना। और जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, माता पिता भारत में जन्मे हो, भारत में जन्मे हो, भारत में जन्मे हो, उनको क्या होगी, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ये आपका किसमें कहा गया, आर्टिकल 5 में ये बातें आपका किया गया है, ठीक है। और पाकिस्तान से भारत आने वालों को भारत की नागरिकता, ये भी आप याद कर लेना। एक पॉइंट और बता दो, पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता, ठीक है। पाकिस्तान से, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता, ठीक है। भारत आने वाले को नागरिकता, ठीक है। तो पाकिस्तान से भारत आने वालों को जो नागरिकता है ये आपका किस आर्टिकल में भैया, तो आपका याद कर लेना, ये आपका आर्टिकल 6 में आपका प्रावधान किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 6 में। ये 5 और 6 याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अब देखो एक आर्टिकल और याद कर लेना, भारत में नागरिकता की समाप्ति कौन सा आर्टिकल, नागरिकता की समाप्ति आर्टिकल 9 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये आप याद रखना, जो आपका आर्टिकल 9 है ये किसकी बात करता है, ये नागरिकता की समाप्ति की बात करता है, ठीक है। नागरिकता की समाप्ति, और जो नागरिकता की समाप्ति है ये आपका कौन सा है भैया, आर्टिकल 9 ये बात करता है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं और याद कर लेना, ये आपका नागरिकता संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से 11। तो इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकते हो अपने एग्जाम में। चाहे पीटी का आपका एग्जाम है, नजदीक है आपका एग्जाम, बहुत ही नजदीक, और एक से बड़े एक क्वेश्चन को टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन पॉलिटी के दे रहा हूँ, बिल्कुल यही पढ़ के चले जाना, ठीक है ना, कुछ अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कह रहा राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारतीय मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है, ठीक है ना। कह रहा आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कह रहा केवल बी है, ए और बी दोनों है, केवल ए है और ए बी दोनों ही नहीं। इस क्वेश्चन को सोच समझ के भाई बताओ ये क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें कह रहा है आपका, इसमें देखिए कौन सा सही वाला, कौन सा सही है पूछ रहा है, ठीक है। तो सही देखिए, राज्य किसी भी नागरिक के भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है, बिल्कुल लगा सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद करें आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है, प्रतिबंध किया जाता है, बिल्कुल आपका भैया ए और बी दोनों आपके राइट हो जाएंगे, दूसरा वाला आपका सही जवाब है, ठीक है ना। ए और बी दोनों आपके राइट हो जाएंगे। बात देखिए भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों वाली बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को पकड़िए, किसकी बात कर रहा है, मौलिक अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करेंगे, ये संविधान के किस भाग में आपका प्रावधान किया गया है, संविधान के भाग 3 में आपका प्रावधान किया गया है मौलिक अधिकार का। और जो मौलिक अधिकार है यह आपका आर्टिकल 12 से 35 तक आपका प्रावधान किया गया है। कितने से भैया, आर्टिकल 12 से 35 तक आपका मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार देखो कहां से लिया गया है, ये आपका यूएसए से क्या किया गया है, मौलिक अधिकार आपका लिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। पहले यानी कि कितने अधिकार हैं आपके, मौलिक अधिकार आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, ये भी आप याद रखिए। कितने अधिकार हैं भैया, ये भी पूछ सकता है आपके, तो 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो 6 जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके कौन कौन से हैं, बिल्कुल आप देख लीजिएगा। सबसे पहला आपका कौन सा है, पहला कौन सा है भैया आपका, ये कानूनी समानता की बात करता है। कौन सी समानता है आपका, कानूनी समानता,
ये आपका पहला है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, यानी कि कानूनी समानता आर्टिकल 14 से 18 तक प्रावधान किया गया है। और ये आपका 19 से 22 तक क्या किया गया, आपका स्वतंत्रता का अधिकार, क्या स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल कितने से कितने तक है मेरे प्यारे भाई, ये आपका आर्टिकल 19 से 22 तक क्या किया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात किया गया है, ठीक है। और फिर देख लो तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा, और तीसरे की बात करेंगे, तीसरा कौन सा है, ये आपका 19 से 22 हो गया। फिर 23-24 आर्टिकल 23 और 24 ये क्या करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 25 से 28 ये किसकी बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 ये किसकी बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, ठीक है। उसके बाद 29-30 क्या है, आर्टिकल 29-30 की अगर बात कर लेगा तब क्या बताओगे, अगर आर्टिकल 29-30 बात करेगा तो आप क्या बताएंगे, अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है ना, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान आपका किया गया है, ठीक है, 29 और 30 में। उसके बाद फिर आपका बचता है कौन सा, आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 कहाँ पर लिखूँ मैं, चलिए इधर लिख देता हूँ, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, आर्टिकल 32 नहीं दिखाई देगा क्या, चलो इधर लिख देते हैं भाई, ये आपका आर्टिकल 32 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। जो आपका आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में किसकी बात किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये आप याद रख लेना भाई। तो देख लो कितने आपके हो गए, आपके फंडामेंटल राइट आपके 6 हैं। एक निश्चित कर दिया था संपत्ति का अधिकार जो आपका आर्टिकल 19(1)(च) में था, उसको निकाल कर कहाँ कर दिया गया, आर्टिकल 300(क) में रख दिया गया। पहले वो संपत्ति अधिकार मौलिक अधिकार था, अब विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है। तो देखिएगा कितने अधिकार है आपके, 6 मौलिक अधिकार है। सबसे पहला आप याद करना, सबसे पहला आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला है आपका कानूनी समानता। दूसरा है आपका, अगर बात करेंगे कानूनी समानता 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24, उसके बाद 25 से 28 जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात आपका किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 29 से 30 आपका अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान, और आपका आर्टिकल 32 जो है ये इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। ये भी क्या करना भाई, आप याद कर लेना। देखो इतने क्वेश्चन आपके बनते भाई, तो ये दोनों को आप याद कर लेना। तो ये आप रिविजन करते रहिए, क्योंकि पेट का एग्जाम में मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे, ठीक है। तो देखते ही करके चले जाना। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उपाधियों का अंत संविधान में किसके अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है ना, किसके अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ उपाधियों के अंत की बात करा, मैंने आर्टिकल सब इतनी बार बताया हूं ना, देखते ही टिक कर जाओगे। बताओ संविधान में किसके अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया, संस्कृत एवं शैक्षणिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो ये आपका उपाधियों के अंत की बात करता है, उपाधियों का अंत। और जो उपाधियों का अंत है ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से 18 की बात करता है ना। उपाधियों का अंत जो है यानी कि आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। किसके अंतर्गत भैया, समानता के अधिकार के अंतर्गत। और वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 ये किसकी बात करता है, ये समानता के अधिकार की बात करता है। किसकी बात, समानता के अधिकार की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है, ठीक है। यह आप याद रखना। तो जो आपका आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 ये क्या करता है भैया, मैं कई बार आपको रिवीजन कराऊं फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये आर्टिकल 14 क्या है आपका, कानूनी समानता है। क्या है भैया, कानूनी समानता आर्टिकल 14 में है। और जो आपका आर्टिकल 15 में है ये किसकी बात करता है भाई, भेदभाव का अंत। क्या है, भेदभाव का अंत। ये क्या है आपका आर्टिकल 15 में है। फिर आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, ये अवसर की समानता। क्या, अवसर की समानता, ठीक है, ये आप याद रखना।
अवसर की समानता। उसके बाद फिर आपका आर्टिकल 17 बात करता है क्या, आपका अस्पृश्यता का अंत। क्या बताओगे, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना, यानी कि ये आपका छुआछूत की बात है। और आर्टिकल 18 किसकी बात करता है, ये आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। किसकी बात, ये बात उपाधियों के अंत की बात, ठीक है, उपाधियों के अंत की बात कौन सा करता है, आपका आर्टिकल 18, ठीक है, ये आप याद रख लेना। तो देखो समानता का अधिकार में कौन कौन सी किसकी किसकी समानता की बात ये कर रहा है। सबसे पहले आर्टिकल 14 है, कानूनी समानता की बात करता है। इसके बाद आर्टिकल 15 भेदभाव के अंत की बात करता। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत, यानी कि समानता के अधिकार के अंतर्गत है। तुरंत देखते ही कर जाओगे, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन आप जरूर से जरूर आप याद रखना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन सब की व्याख्या आप करोगे, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने बता दिया। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 1922 है, ठीक है, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 14 से 18 आपका समानता का अधिकार है, ठीक है ना। शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार 25 से 28 की बात आपको किया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में आपका निहित है। बताओ भैया किन अनुच्छेदों में आपका निहित है। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में निहित है। आर्टिकल 12 से 51 ए, 5 से 35, 36 से 51 या 12 से 51, ठीक है। तो देखो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत है वो आपका भैया क्या क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आप ध्यान से समझिएगा और बताइएगा कि क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सार्वभौमिक घोषणा में मानवाधिकार के सिद्धांत किस अनुच्छेदों में आपका नियंत्रित है, किस अनुच्छेदों में है, तो आप बिल्कुल याद रखना। आर्टिकल 12 से 35 तक आपका है, ठीक है ना। देखिए, मानवाधिकार सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में आपका निहित है, ठीक है। ये आर्टिकल मानवाधिकार की बात करता है, ठीक है। मानवाधिकार आर्टिकल 12 से 35 बनाइएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम से, लेकिन आपका कौन सा हो जाएगा भैया, आर्टिकल 12 से 35 तक ये किसकी बात करता है, फंडामेंटल राइट की बात करता है, ठीक है। ये आप याद कर लेना, ठीक। अब देखो, वीडियो एग्जाम आप देख सकते हैं, टॉप 15 मॉक टेस्ट आपकी विद वीडियो सॉल्यूशन। आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर, जिस कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 349 में इनरोल होने के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर सारी जानकारी दी है। ऐप डाउनलोड करिए, उसके माध्यम से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं या तो इससे बैच से जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है निम्न में से किससे आपका संबंधित है। तो धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, या सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, या कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, या संपत्ति का अधिकार। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 ये किसकी बात करता है, आर्टिकल 22। तो मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध है ना, तो यही याद करना। ये किसकी बात है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी, हिरासत में संरक्षण, ये आपका बात करता है आर्टिकल 22 मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस क्या करेगी, उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष उसको पेश करना अनिवार्य है। और इस आने जाने में, इस 24 घंटे में आने जाने का जो समय है वो आपका नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप याद कर लेना क्या है, मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध, और ये आपका आर्टिकल 22, ठीक है। तो याद कर लेना, ठीक है। चलें आगे। देखो ये क्या दिया है, धर्म दिया है, प्रजाति दिया है, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, कुछ याद आ रहा है कि नहीं। ये आपका कौन सा आर्टिकल याद हो जाएगा, आर्टिकल 15 की बात करता है, भेदभाव के अंत की बात, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये क्या कर, संपत्ति का अधिकार किस में आपका रखा गया है, इसमें वर्तमान में आर्टिकल 300 क में है हम, ठीक है। आर्टिकल 300 क की बात करता है। आर्टिकल 300 क में क्या कर दिया है, संपत्ति का अधिकार को क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। कौन सा अधिकार भैया, कानूनी
अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ये अब याद, पहले किस में था, ये पहले किस में था, आर्टिकल 19(1) च में था, आर्टिकल 19(1) च में था पहले। ठीक है, तो जितने कंटेंट दे रहा हूँ भाई बेहतरीन तरीके से पढ़ना और याद करना, इसीलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आपकी एग्जाम है और एग्जाम को देखते हुए इस कंटेंट को दिया जा रहा है, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करिएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 कह रहा है भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया। अब तो देखो ये मैंने क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, अब तुरंत देखते ही टिक लगा रहा है। अब क्या रह गया भाई, आपका संवैधानिक अधिकार रह गया है, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो देखिए भारत में जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका कैसा अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है। कौन सा अधिकार भैया, संपत्ति का अधिकार हो गया आपका कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार पहले आपका आर्टिकल 19(1) च में था, अब किसमें भैया, अब आर्टिकल 300 क में है। किसमें भैया, आर्टिकल 300 क में है, आर्टिकल 300 क में आपका रखा गया क्या, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, बातें समझ में आ गई ना। चले आगे, ये अब कानूनी अधिकार बन गया, पहले आपका मौलिक अधिकार था ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिषेध संविधान के निम्न अनुच्छेदों में प्रदत्त करता है। तो बताओ भैया क्या कह रहा है, आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में आपका प्रदत्त है। तो बिल्कुल आप बता सकते हो भैया किस अनुच्छेद में आपका प्रदत्त है, आर्टिकल 15 भी तो बताया हूँ यार, देख के ही कर जाओगे। ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व करते रहे ना तो बिल्कुल देख के ही कर जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या है, भेदभाव का अंत है। फिर आर्टिकल 12 और 13, ठीक है, उसके बाद 14, इन तीनों को क्या करिएगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप इतना याद करिएगा, इसमें देखिए 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है, और 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन वाली बात है, 14 में विधिक समानता की बात है, 15 में भेदभाव का अंत है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखते ही टिक कर जाओ यार। ठीक है, चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी सूची की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। ये कौन सा आपका आर्टिकल हो जाएगा भैया, आर्टिकल 29 हो जाएगा, आर्टिकल 30, 31 या आपका 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप बेहतरीन तरीके से आप बता सकते हो भाई। तो क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल 30 की बात करता है, अनुच्छेद 30, और अनुच्छेद 30 जो है यह आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 30, इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, तो 29 आप जानते हो यार, ठीक है ना। चलिए 31 को निरसित कर दिया गया, आर्टिकल 31 ये भी पता है आपको। ठीक है, अब देखिए, अब हिंदी नितिन सर के साथ पढ़ सकते हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हिंदी व्याकरण नया बैच आपका प्रारंभ हुआ है, चाणक्य बैच का नाम है। इस बैच से अगर इनरोल होना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां भी इंफॉर्मेशन दिया, उसके माध्यम से भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कौन सा अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है। तो क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या आपका धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो बिल्कुल देखिएगा भैया क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत है ना, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत जो है ये आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है। याद कर लेना, ये आपका आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32 में आपका दिया गया है। अगर इसमें आप फंडामेंटल राइट का आप उल्लंघन करते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत कहाँ पर भैया, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 226 तक हाई कोर्ट का दरवाजा, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है भैया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। कह रहा सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय, या सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं भैया क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, किसकी बात, 3 न्याय की बात आपका किया करते इसमें, एक सामाजिक न्याय है, एक आपका आर्थिक न्याय है, और एक आपका क्या है भैया, राजनीतिक न्याय है। तो चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए
राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। किसमें आपका किया गया, 12 में, 33 में, 47 में, आपके 18 में। कर पोषण के स्तर, जीवन स्तर की बात कर रहा है, ठीक है, पोषण के स्तर, जीवन स्तर की बात। तो आप क्या बताओगे भैया, आर्टिकल 47, ठीक है, आर्टिकल 47 की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 47 में भारत के संविधान में आपका प्रावधान दिया गया कि पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य कर्तव्य के बारे में बात की गई। जैसे कि आप लोग जानते हैं शराबबंदी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है ना। चलिए, करण निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे निम्न द्वारा पारित किया गया आवश्यक होता है। करण संसद के दोनों सदन, संसद के उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। तो केवल बी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों ही नहीं, केवल ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हो। तो भैया क्या आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चले। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। हाँ, तो देखिए अभी नीतीश सर के हैंड रिटेन ई बुक्स आप पढ़ सकते हैं। सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन ज्योग्राफी, आधुनिक इतिहास, बायोलॉजी। अगर ये सब बुक को आप पढ़ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया, या तो आप स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करिए, इसके माध्यम से भी आप इस बुक को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता आश्वासित करता है। और प्रेस की स्वतंत्रता की बात है तो देखते ही बता दोगे भैया, प्रेस वाली बात मैंने बार बार आपको रटाया है। ये आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 19 किसकी बात करता है, आपकी प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है, प्रेस की स्वतंत्रता, यह आपका आर्टिकल 19 बात करता है, ठीक है, यह आप याद रखना। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, एक बार बता दो जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा भैया, अवसर की समानता की बात करता है। किसकी, अवसर की समानता की बात आपका आर्टिकल 16 करता है, ठीक है, आपको बिल्कुल पता है। आर्टिकल 22 क्या कहता है, मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध, मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध, ठीक है, मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध। तो मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध किसमें है भैया आपका, तो आर्टिकल 22 में है। ये भी आप क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ये, और हाँ, मनमानी गिरफ्तारी प्रतिबंध मैंने शुरुआत में आपको बताया है कि यानी कि मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध का मतलब क्या हो गया, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है, क्या, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो ये आप अधिकार होगा, यानी कि पुलिस क्या करेगी आपको, यानी कि 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ठीक है ना। और इस 24 घंटे में आने जाने का समय जोड़ा नहीं जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। इस 24 घंटे में चाहे गाड़ी पलट जाए, ठीक है ना, कोई कुछ जोड़ा वोड़ा नहीं जाएगा, ठीक। एज फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, याद हो गया होगा कुछ चीजें, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, भैया बताओ। अधीनस्थ न्यायालय की कार्य परीक्षण की, यानी कि कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको भी आप देख सकते हैं। तो भैया आपका क्या राइट हो जाएगा आंसर, उत्प्रेषण का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कौन, उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण की बात करेंगे, ये अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण आपका करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है। तो चतुर्थ स्तंभ आपका देखते ही बता दोगे भैया, क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, या सड़क, रेल, हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, या कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था, या आपका प्रेस। तो प्रेस जो है आपका फोर्थ स्तंभ है ना, फोर्थ यानी कि फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ है। यह आपके लोगों को जानकारी प्रदान करता है, लोगों को जानकारी देता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, और संसद में जो आपके लोग बैठे हैं ना, उनको भी जागरूक करता है कि क्या काम बाकी है और क्या रह गया है, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ जागरूकता प्रदान करता है आर्टिकल प्रेस, आप याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार
किसको है भैया? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को। 2000 तरीके से आंसर करके बताओ भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद ये किसको प्राप्त है, यानी कि राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को ये अधिकार प्राप्त है। किसको भैया? संसद को ये अधिकार आपका प्राप्त है। तो याद कर लेना, ये आपका जो आर्टिकल 79 है ये किसकी बात करता है? ये संसद की बात करता है। इसके बाद जो राज्यसभा है, राज्यसभा ये आपका आर्टिकल 80 में बात करता है। और जो आपका लोकसभा है ये आपका कौन सी बात करता है? आर्टिकल 81 में बात करता है। आर्टिकल 81, संसद 79, यानी कि इसको मैंने क्या कर दिया? सरल है, ठीक है, सरल है, सरला नाम से भी इसको बुला सकते हैं, 79, 80, 81, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से फुल डिस्क्राइब करके एक एक क्वेश्चन को समझा है और मजा आ गया होगा आज की क्लास में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेहतरीन तरीके से ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए और बेहतरीन तरीके से हमारे साथ आप वर्क करते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।